इस साल एनडीटीवी पर बीजापुर में नक्सल सरेंडर की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में एनडीटीवी की टीम पहुंची है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के बीच एनडीटीवी मौजूद है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नक्सली आपको दिखाई दे रहे हैं वो सरेंडर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा नक्सली सतीश गोपा उर्फ रुपेश भी इनमें शामिल है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर और खबर सिर्फ एनडीटीवी पर है। नक्सली कमांडर सतीश गोपा उर्फ रुपेश सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। तो पिछले कई दिनों से लगातार नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ा है। सेंट्रल कमेटी का मेंबर सतीश गोपा उर्फ रुपेश अब अपने साथियों के साथ सरेंडर करने का मन बना चुका है। लेकिन सरेंडर से पहले ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडीटीवी की टीम पहुंची नक्सलियों के गढ़ में, जहां वो तमाम नक्सली मौजूद हैं जो सरेंडर करने जा रहे हैं अपने लीडर सतीश गोपा उर्फ रुपेश के साथ। आप बस में बैठे हुए नक्सलियों को देख सकते हैं, वो तैयारी कर चुके हैं। जल्द ही उनका सरेंडर होने वाला है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज ही वो सरेंडर कर सकते हैं बीजापुर में। उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। डीआरजी के जवान तैनात हैं, पुलिस अधिकारी उस समय वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि करके नक्सली आगे बढ़ रहे हैं, एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो नक्सलवाद के खिलाफ जो महाअभियान इस समय चल रहा है उसकी एक बड़ी कामयाबी यहां पर देखने को मिल रही है। कल ही आपको पता है बड़े नक्सली पॉलिट ब्यूरो मेंबर ने सरेंडर किया था। 6 करोड़ का इनाम उनके सर पर था और अब ये सतीश गोपा उर्फ रुपेश सेंट्रल कमेटी का मेंबर, एक और बड़ा नक्सलवाद का बड़ा चेहरा, और वो भी अब अपने साथियों के साथ सरेंडर करने जा रहा है। और साथी भी कम नहीं, 158। अगर हम पूरे इतिहास को खंगाले नक्सलवाद के, सरेंडर्स पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर यहां पर होने जा रहा है। अपने हथियारों के साथ ये लोग लौट रहे हैं और इनके साथ वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने इनसे बातचीत की। बातचीत के जरिए इनसे जानने की कोशिश की कि सरेंडर करने से पहले इनके जहन में चल क्या रहा है, ये किस सोच के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो अबूझमाड़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है। देखिए यहाँ आप लाइन से वो सारे माओवादी अब एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने नदी में, इंद्रावती नदी में 2 से 3 मोटर बोट की व्यवस्था की है। और ये सारे माओवादी जो मार डिवीज़न के हैं और अलग अलग एरिया कमेटी के हैं, ये सब अब कतारबद्ध एकत्रित हो रहे हैं। हर किसी के पास अपने हथियार हैं और हर कोई अपना हथियार लेकर वापस लौट रहा है, इस आंदोलन से बाहर जा रहा है। और अभी इनके जो शीर्ष नेता हैं रुपेश उर्फ सतीश गोपा, उन्होंने भी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि ये समर्पण नहीं है, ये दरअसल हथियारबंद संघर्ष का विराम है। और इस विराम में इन सभी ने एकजुटता दिखाई है और इनका कहना है कि परिस्थितियां अब वो नहीं हैं जो पहले थी कि हथियार लेकर संघर्ष किया जाए। इनका मानना है कि अभी भी ये जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब हथियार के साथ नहीं बल्कि संविधान और कानून के साथ। उसी तरह से आंदोलन किए जाएंगे। कुछ मांगे हैं जिसमें 3 मांगों को इनका कहना है कि सरकार ने मान लिया है और कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। तो ये कतारबद्ध सारे माओवादी हैं। अभी तक ये माओवादी हैं क्योंकि अभी ये सरकार के पास पहुँचे नहीं हैं। दूसरी तरफ में इंद्रावती नदी है। कल से ही यहाँ सारे लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे और अब ये लोग अब धीरे धीरे नदी के उस पार जाएंगे और नदी के उस पार जाने के बाद फिर, हालांकि रुपेश ने भी कहा कि ये समर्पण नहीं है, तो इस बात को भी फैसला नहीं किया गया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे। समर्पण नीति को भी लेकर उन्होंने अपनी बात कही कि छत्तीसगढ़ में जब समर्पण नीति होती है तो उसमें डीआरजी में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इन सभी का फैसला है कि अब कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। हथियार रखकर अब ये मुख्य धारा में लौटकर दूसरे काम करेंगे और दूसरे काम के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपने आगे की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। बहुत लंबा समय इन्होंने अबूझमाड़ में एक अपने आंदोलन को दिया और अब इनकी सुखद वापसी हो रही है। दंडकारण्य में लगभग 4 दशक से माओवाद का कब्जा था और ये कब्जा जो है
अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिनों गढ़चिरौली में देखा गया, जिसमें पहली बार माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिया और उनके साथ लंबे समय से शांति वार्ता के प्रस्ताव को लेकर पत्र लिख रहे एक शीर्ष नेता जो कि रुपेश के नाम से और सतीश कोपा के नाम से जाने जाते थे, वो आज अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वापस लौट रहे हैं। यहाँ लगभग 120 की संख्या है, 120 से ज़्यादा की संख्या, और सभी अपने अपने हथियार लेकर आ रहे हैं। ये असल समर्पण या वापस मुख्य धारा में लौटना माना जा सकता है। इन्होंने फैसला किया है कि अब हथियार लेकर ये संघर्ष नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें तो आपको सभी तरह के ऑटोमेटिक वेपन दिखेंगे। यहाँ 47 जैसे हथियार हैं। ये हथियार किसी समय जवानों से ही अलग अलग मुठभेड़ों में लूटे गए थे, लेकिन अब आज ये हथियार वापस सरकार के पास सौंपने को तैयार है। और ये सारे माड़ डिवीजन के इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं और युवक भी हैं। और अधिकतर के हाथ में आप ऑटोमेटिक वेपन देखेंगे, जो बीते कई समय से बस्तर के जंगलों में अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहते हुए माओवादी गतिविधियों को संचालित किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे शीर्ष नेता हैं सतीश कोपा, सतीश जी मुझे बताएं कि आज क्या हर कोई ये सोच रहा है कि आप लोग समर्पण कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि समर्पण या मुख्य धारा में लौटना या केंद्र के बारे में? नहीं, इसे आप समर्पण नहीं मानते। हम हथियार करके जनता के लिए काम करेंगे, तय किया। हाँ, माहौल भी ऐसा ही है, सरकार भी इसके लिए तैयार है, मान लिया। कितनी सूत्री मांग रखी थी आप लोगों ने? हमने 10 मांगे रखे, उसमें से 3 मांगे नहीं रख पाए, लेकिन 7 मांगे तो सरकार के नज़र में लेके गए। उसके प्रति सानुकूल प्रतिक्रिया है सरकार का। 3 मांगों को तो सरकार ने स्पष्ट रूप से मान लिया। अच्छा, रुपेश उर्फ सतीश कोपा हैं, जो कि सीनियर माओवादी नेता हैं, पहले सीनियर DKSZC थे, लेकिन इन्होंने बताया कि बीते दिनों इस बैठक में इन्हें भी सेंट्रल कमेटी में प्रमोट कर दिया गया CC सदस्य के तौर पर। और इस तरह से आप इस तरह की तस्वीरें मुझे लगता है पहली बार देखेंगे। ये अभी समर्पण के पहले की तस्वीर है। समर्पण नहीं, मैं फिर बार समर्पण देता हूँ, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि हथियार लेकर लौट रहे ये माओवादी समर्पण कर रहे हैं, लेकिन इनके शीर्ष नेता रुपेश और सतीश कोपा ने बताया कि ये समर्पण नहीं है, ये हथियार वापस सरकार को सौंपकर जनता के लिए बिना हथियार के लड़ने का फैसला। मतलब लड़ाई इनकी अभी भी होगी, ये संघर्ष अभी भी होगा, लेकिन बिना हथियारों के। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मंगतू। आप किस पोस्ट में हैं? DVCM। अच्छा, आप DVCM हैं। और ये आपका हथियार हाँ, कौन सा है? SLR। SLR। तो किस इलाके में रहते थे आप सक्रिय? मैं मार डिवीजन पुतुल इलाका। अच्छा, तो अब आप लोग सब वापस लौट के जा रहे हैं। हाँ, आपके शीर्ष नेता बोल रहे हैं कि आप लोग समर्पण नहीं कर रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं। हाँ। अब क्या करना चाहते हो आगे? जो अभी जो जनता का क्या समस्या है, उस समस्या के मुताबिक हम कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो जनता का समस्या में क्या है, अभी वास्तव में जो कुछ बहुत समस्या सारा है, तो उसके लिए काम करेंगे। हाँ, लेकिन बिना हथियार के। बिना के। आपके बाकी जो साथी हैं जो अभी नहीं आए हैं, जैसे हिड़मा हैं और बटालियन के, तो उन लोगों से भी कुछ अपील करेंगे आप लोग, क्या वो भी आए या नहीं? जो रुपेश भैया जी ने जो अभी जो बताए, तब जो अपील किए हैं, उनका जो विचार है, जो उनका जो कोई ज़बरदस्ती उसका आने का नहीं करते, उनका जो विचार है, ये आप सभी का विचार है, एक मत हो के जब आप वापस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये समर्पण नहीं है। नहीं। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट तौर पर माओवादी नेता और इनके सभी साथी, जिसमें लगभग 10 से 15 की संख्या DVCM की है और अलग अलग SZC भी है 2 इसमें, जिसमें मार डिवीजन की सचिव, जिन्होंने बीते दिन एक पत्र जारी किया था, रणिता, उन सभी के समर्थन के साथ ये सभी वापस इस जंगल को छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हथियार सरकार के हाथ में सौंपने का इन्होंने फैसला किया है, लेकिन ये फैसला भी है कि ये समर्पण नहीं है।
अबूझमाड़ से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। तो अभी आप हमारे संवाददाता विकास तिवारी की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें, ये बातचीत एनडीटीवी के पास है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कतारबद्ध होकर ये हथियार सौंपने को तैयार हुए हैं। आपको बता दें कि सरेंडर से पहले की ये तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता पहुंचे बीजापुर में, नक्सलियों के गढ़ में, उनसे बातचीत की और जो नक्सलियों से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि अब माहौल बदल गया है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। इंतजार उस पल का भी रहेगा जब औपचारिक तौर पर इनके हथियार सरकार को सौंप दिए जाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उम्मीद की जा रही कि आज ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ कमलकांत शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड एडिशनल एसपी छत्तीसगढ़। इसके अलावा मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय चंद्राकर, नक्सल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा कमलकांत सर का। सर, जितना हमने देखा सुना है नक्सलियों के बारे में, उनके खिलाफ चलाई गई मुहिमों के बारे में, अभियानों के बारे में, ऐसी तस्वीर शायद पहली बार होने जा रही है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली एक साथ हथियार डालेंगे। पहले तो एनडीटीवी को और आप सभी को अनंत शुभकामनाएं कि आपकी लगातार उत्कृष्ट जो रिपोर्टिंग आपने की है वो भी एक कारण है इसमें। तो ये जो तस्वीर है, जैसा आपने कहा, ये पूरे भारत के इतिहास में जो आगे आंदोलन मान लो होंगे भी और बाकी चीजें होंगी, उसके लिए एक मिसाल बनेगी। ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने उसमें हमको भागीदार बनाया, और विशेष तौर से डॉक्टर उपाध्याय यहाँ बैठे हुए हैं। हमने और उन्होंने कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई की है। और सबसे पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा कि सीआरपी सदा जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ पुलिस की जय। हम सब लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, और ये आज जो दिन है, जो महत्वपूर्ण दिन है, वो देखने का आज मौका मिला। और बस ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा क्षण है ये हम सब जी, लोगों के। बहुत ऐतिहासिक क्षण भी से हम कह रहे हैं लगातार। वो ऐतिहासिक क्षण इसलिए कि इस पूरे खूनी संघर्ष के दौरान जो गोलियां चली, जो बमबारी हुई, जो संघर्ष हुआ, उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए, उनकी भी शहादत हुई। ढेरों नक्सली भी इसके अंदर मारे गए। पिछले कुछ समय से लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चल रही है, और दो ऑप्शन के साथ इस मुहिम को चलाया जा रहा है कि आइए, आपका स्वागत है, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। अगर आप नहीं आते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, तो फिर सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। मैं सीधे डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी का रुख करना चाहूंगा। रविंद्र जी, आज आपके चेहरे पे भी मैं मुस्कुराहट देख रहा हूं ये ऐतिहासिक तस्वीरें देखने के बाद, और लगातार हम कह रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे संवाददाता बीजापुर पहुंचे नक्सलियों के गढ़ में, विकास तिवारी, उनके जरिए हम तक पहुंची हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने एक बात बताई जिस पर जो मैंने ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि नक्सली ये कह रहे हैं कि माहौल बदल गया है। सर, इस माहौल बदलने को कैसे डिफाइन आप करना चाहेंगे? माहौल किस रूप में बदला? अभियान के बाद माहौल बदला, या फिर जिस असमानता को लेकर मुद्दा बनाकर ये लोग हथियार उठाए थे, अब आप उनको लग रहा है कि नहीं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो भी मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, तो अब लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ी जाए? नहीं, देखिए, अब तो लड़ाई वाली बात समाप्त हो गई। पहली बात तो मैं आदरणीय दीक्षित साहब का, जो हमारे साथ वर्षों पूर्व 20-25 साल पहले हमारे साथ कांकेर उत्तर बस्तर क्षेत्र में, अबूझमाड़ में हमारे साथ बहुत काम किया, उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़े मतलब निकट से मुझे देखा है, जाना है, समझा है। और हमारे जमाने में आज से 25 साल पहले तो सीआरपीएफ की पूरे जिले में 2 कंपनी होती थी जी। अभी तो ये स्थिति है कि पूरे जितने अभी कैंप खुले हैं, हर 10 किलोमीटर पे कैंप है। और बस्तर राज्य को आप जानते हैं कि बस्तर जो है केरल के बराबर एक राज्य है। वो तो बस्तर जैसे राज्य में जहां 7 डिस्ट्रिक्ट, जिसकी अब 7 डिस्ट्रिक्ट बनी, जगदलपुर के 7 जिले बने हैं अब, पहले ये केरल के बराबर था, आज भी केरल के बराबर है। इसका वर्गफल और जिस तरह जो जंगल है, घने जंगल है, अबूझमाड़ का नाम ही है कि जहां बूझा ना जा सके ऐसा माड़। तो ऐसे स्थानों पर हम लोगों ने काम किया, और अब वो जो सफलता की सीढ़ियां अब फोर्स चढ़ते चढ़ते 25 साल बाद ऊपर आई है, तो निश्चित रूप से ये खुशी हमारे चेहरे पे तो आएगी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि स्थानीय पुलिस बल ही शामिल है,
हमको पैरामिलिट्री फोर्स का बड़ा भरपूर सहयोग मिला है। अभी जैसा विकास तिवारी जी बार बार जहां जहां जाके अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा हम लोग भी कई बार जंगलों में जाते थे, लेकिन हम लोग नक्सलियों से तो कम मिलते थे, लेकिन आदिवासी जो बेचारे पीड़ित थे या परेशान थे या भय से डरे हुए थे, उनसे जब मिलते थे तो उनके चेहरे में जो परेशानियां, दुख, तकलीफ, वो विषाद देखते थे, उस देख के बड़ा दुख होता था। जी। हालांकि उस समय हमारे पास फोर्स भी कम था, मिनिमम रिसोर्सेज थे। अब तो सभी चीजें बढ़ गई, तो ये तो खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए खुशी की बात है, हमारे राज्य के लिए खुशी की बात है, देश के लिए खुशी की बात है कि हम नक्सलवाद को अब हम किनारे तक लाकर पहुंचा दिए हैं। जी। और इस तरह जिस तरफ से बता रहे हैं अभी कि ये विचारधारा की लड़ाई तो थी, ये बात सही है, बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन एक गलत विचारधारा की लड़ाई थी। वेणुगोपाल जी ने कल सरेंडर किया, ये बताइए सन 67-68 में आरएसएस में रहते थे, आरएसएस में ने ज्वाइन किया हुआ था। दोनों भाई, इनके बड़े भाई किशन जी जो मारे गए 2011 में, और ये जो वेणुगोपाल है, ये सब आरएसएस के मेंबर थे, और आरएसएस में रहते हुए इन्हें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी थी। इनके पिताजी और जो दादाजी थे वो राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने जो अपना देश की लड़ाई उसमें बड़ा इनका हाथ था। और ऐसे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे लोग गलत विचारधाराओं में जाकर आज 50-60 साल उन्हें खराब किए, और आज अब वो लौट कर आए हैं, ये जान गए हैं कि अब हम बंदूक से नहीं लड़ सकते, विचारधारा आता हूं को सर आपके पास। मैं रोड मनीष पे गुप्ता जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। मनीष सर, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है, एक पहले द्वंद्व देखा जा रहा था, जो नक्सल काडर है, जो नक्सली संगठन है, उनके बीच की हथियार डाले जाएं या ना डाले जाएं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। एक कैडर वो था, एक तबका वो था जो हथियार डालने के पक्ष में था, लेकिन दूसरा तबका हथियार डालने के पक्ष में नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाएं देखें, बसवराजू का मारा जाना, उसके बाद सुजाता, फिर वेणुगोपाल का सरेंडर, तो क्या ये मान लिया जाए अब सतीश गोपा जो अब इस समय रुपेश जो सरेंडर करने जा रहे हैं, अब क्या ये मान लिया जाए कि नक्सलियों के बीच भी एक आम सहमति बन रही है या बन गई है कि हथियार डालने के अलावा कोई चारा है नहीं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि एक कहावत है, भय बिन होत न पीठ दिसान। देखिए, आज जब 2024 में जब अमित शाह जी ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उस कमिटमेंट के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया, पूरी रणनीतियां बदल गई, पूरे एफर्ट लगने लगे। पहले नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ही लड़ती थी, अब जो है प्रशासन ने भी कंधे से कंधा मिलाया है और कहीं ना कहीं विकास के काम हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से रणनीति बदली, नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब नक्सली मुट्ठी भर बचे हुए हैं, उनको ये बहुत क्लियर कट लग रहा है कि अब हम सरकार से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, और सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में जो है वो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो इसके चलते उनमें जो है मतभेद पैदा हुए, और एक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आया और आकर के जो है बातचीत की बात उन्होंने की। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि नक्सलियों की जो मिलिट्री विंग है, पीएलजे का जो पूरा अमला है, पूरा महकमा है, वो आज भी इस वार्ता से दूर है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि आज भी उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, और वो बहुत तेजी से लड़ नहीं सकते। आज नहीं तो कल या तो मारे जाएंगे या उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के नक्सलियों के बीच में भी आज भी मतैक्य नहीं है। आज भी नक्सलियों ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपनी संघर्ष शुरू किया, वो संघर्ष में आज जिन लोगों ने 50-50, 60-60 साल अपने उसमें खपाए हैं, वो नहीं चाहते कि हम उस आइडियोलॉजी के तहत आगे, जिस आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़े हैं, हम सरेंडर करके कहीं ना कहीं हम भगोड़े साबित हो, या कहीं ना कहीं हमारे कमिटमेंट पर जो है कोई सवाल खड़ा हो। तो कुल मिलाकर के अभी भी अंतर्द्वंद उनमें है, और ये आने वाले समय में ये देखना स्पष्ट होगा कि जो मिलिट्री विंग है वो आगे कैसे कदम उठाती है। हिडमा और जो देवजी जो है, तिरुपति जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उनके जो हेड हैं, वो कहीं ना कहीं इनका रोल अभी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। बस्तर में ये जो अभी दृश्य देख रहे हैं, इससे बहुत स्पष्ट हो गया कि शांति का मार्ग जो है अब प्रशस्त हो गया। आने वाले समय में आप शांत बस्तर, शांत छत्तीसगढ़ और शांत भारत देख सकेंगे।
जी आता हूं सर मैं आपके पास। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का यहां पर मैं रुख करना चाहूंगा। सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई बड़ा नक्सली अगर मुख्यधारा की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसका एक संदेश जाता है। हमने देखा भूपति का मुख्यधारा की तरफ कदम बढ़ाना, सरेंडर कर देना, 6 करोड़ का इनामी, उससे पहले भी लाखों रुपए के इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अब रुपेश का मुख्यधारा की तरफ कदम बढ़ा देना, क्या आपको लगता है कि एक सीधा संदेश जिस मिलिट्री कार्डर की बात वो कर रहे हैं, मनीष सर जो कर रहे हैं, उनके बीच भी जाएगा? उसके अंदर भी ये विचार उत्पन्न होगा कि वहां पर भी कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अब हमें मुख्यधारा की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। इसका संदेश आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल अनंत जी, भारत के आंतरिक सुरक्षा के विषय के ऊपर जिसमें शांति भी हो, अहिंसा भी हो, जिस सुबह की तलाश थी, उस सुबह की तलाश का आगाज निश्चित रूप से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी किए, और वो जो तिथि तय किए उसके पहले जिस तरह से परफॉर्मेंस है, इतनी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, और ये तो दृश्य देखने के लिए हम लोग तरस गए थे। राजा भंजदेव जी के महल में जब से गोली कांड हुआ था, वहां से लेकर के बस्तर रुक रुक करके हिंसा में ही से आच्छादित रहा अनंत जी। तो यह दृश्य वंडरफुल है। लेकिन इस कड़ी में मैं पूर्व गृह मंत्री राजनाथ जी को भी याद करना चाहूंगा अनंत जी। वो भी एक समाधान करके अपने कार्यकाल में एक नीति लाए थे जिसका जिक्र मनीष साहब कर रहे थे। प्रशासनिक विकास, सुरक्षात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बहुत से विषय थे। तो निश्चित रूप से ये जो रुपेश जी काफी समय से सक्रिय थे, विकास तिवारी जी को और पहले इंटरव्यू दिए थे, तो ये सब देखते हुए ये चाहते हैं कि हम अहिंसा के मार्ग में अब आए। तो इसको देख करके जो बचे हुए ग्रुप हैं, चाहे नाम XYZ कोई भी हो, उनमें तो एक मैसेज जा रहा है कि हमारे साथी 50 साल 60 साल से जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो अब संविधान सम्मत बात कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठाएंगे, लेकिन अहिंसा के माध्यम से। तो ये मैसेज जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है अनंत जी कि आपने अपने उद्बोधन में जिक्र किया था सुरक्षा बल और नक्सली मारे गए, जो इसके साथ आम आदिवासी जो मारे जाते थे उसका भी एक बचाव होगा। और राजनीतिक पार्टियों को और मैं NDTV को तो बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं, लगातार इस विषय को रखते गए और बेखौफ होकर के रखा गया। तो यहां पर ये सभी का प्रयास रहा है। लेकिन हमारे वो नॉन काउंटेबल फोर्स के मेंबर जो अब इस जगत में फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी उनकी आत्मा होगी, ऐसे दृश्य को देख करके निश्चित रूप से वो खुशहाल बस्तर, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भारत के आंतरिक सुरक्षा में, विश्व राजनीति में भारत का साख भी देखेंगे अनंत जी। आता हूं सर आपके पास। कमलकांत जी का यहां पे मैं रुक करना चाहूंगा। सर, हिडमा का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है। पहले तो आपसे यह समझना चाहता हूं कि वो अब कितनी बड़ी चुनौती रह गया है। दूसरी बात आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा एफर्ट हुआ, ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया, इसका डीप इंपैक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेशंस पहले भी चलते थे, अभियान पहले भी चलते थे, लेकिन अब क्या फर्क आ गया? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि समग्र रूप से चलाया गया। जैसा कि जो गृह मंत्री महोदय ने कहा कि हम इसको समाप्त कर देंगे, जब गृह मंत्री महोदय के निर्देश थे तो राज्य सरकार ने भी पूरी तरह से सहायता की। अन्यथा सब अपने अपने लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट पर, जैसा कि अभी बताया कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट था उसके 7 हो गए और वो सारी चीजें अलग अलग चलती थी। तो सबसे बड़ा जो काम हुआ वो तो गृह मंत्री जी का इंटरेस्ट जो उन्होंने दिखाया, एक संकल्प लिया, एक तिथि निर्धारित कर दी कि जब तक हम इसको खत्म कर देंगे, और उसके अनुसार ही फोर्स अवेलेबल कराई। क्योंकि मुझे ध्यान आता है ये जो इंद्रावती का इलाका, यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर एक ताकीलोग जगह है, वहां हमारे 2 साथी शहीद हुए थे। तो मैं बहरमगढ़ थाने से और फोर्स के साथ ताकीलोग गया था। वहां मैंने देखा कि बहुत बड़ा विशाल एक स्मारक बना हुआ है, जबकि वहां कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ था।
तो वहां की आदिवासी जनता को किस तरह से दबा के उनको गलत तरीके से प्रभावित करके ये सब कुछ हुआ। चलिए अब वो भगवान की दया से अतीत की बात हो गई। और सीआरपीएफ ने मतलब कितना बलिदान दिया है। ताड़मेटला जो 76 पूरे भारत के इतिहास में किसी भी पुलिस ने इतना वो नहीं दिया। तो जो आपका मूल प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अब हम सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सही दिशा में समग्र रूप से हमने कार्रवाई की। एक छोटा सा सवाल मेरा रविंद्र जी से यहां पर सर, 30 सेकंड केवल आपके पास है, उसमें बता दीजिए 31 मार्च 2026 डेडलाइन तय है, क्या सुखद नतीजे उससे पहले ही आ जाएंगे? क्या हम इस घोषणा करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है? हाँ, मैं उम्मीद करता हूं, आपकी बातों से मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं, क्योंकि क्या है, इनके जो पुलिस सदस्य थे वो 6 थे। 6 में बेसा और राजू मारे गए और वेणुगोपाल ने सरेंडर कर दिया। बचे 4 में 2 रहते हैं झारखंड में, वो भी 70 साल के हो गए हैं। तो अब बचे 2, तो कुल मिला के 4 लोगों के दम पर जो विचारधारा चल रही थी 60 साल से 50 साल से, विचारधारा के लिए बचे नहीं आदमी। या तो ये बहुत ज्यादा उम्र के हिसाब से उम्र दराज होने के बाद ये शिथिल हो जाएंगे और इनकी विचारधारा शून्य पे चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस अहम और गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखी, अपने जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और उम्मीद अब यही है कि भले ही 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय है, लेकिन भारत उससे पहले ही शायद नक्सल मुक्त हो जाए। वो सुखद दिन भी हम देखें, बहुत जल्द देखें, यही उम्मीद हम भी करते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।